हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे दसम और एकादश 11th हाउस को लेकर, और साथ ही साथ कि इनसे मिलने वाले सुखों को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले तो आज एक कुंडली को सामने देखते हैं। ये श्री कुमार मंगलम जी की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अगर हम सबसे पहले लगन कुंडली को देखने की कोशिश करते हैं तो लगन कुंडली में यहाँ पे जो लगन उदित होगा वो शनिदेव का नक्षत्र पुष्य होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो कि कॉम्बिनेशन जो है वो 7th और 8th को लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन करना और साझेदारी कर पाना, व्यापार कर पाना एक पोटेंशियल बन के आएगा। शनिदेव की मौजूदगी जो है वो भी नवम भाव के अंदर है, गुरु की राशि में है और गुरु से दृष्ट है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग जो है वो शनि के साथ मानी जाएगी। अब हमारा पहला कंसर्न जो है, जस्ट एक लगन कुंडली को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए पहले देखें। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड उससे एक घर आगे गया है, जो कि अच्छी बात कहेंगे, क्योंकि जब कभी भी कोई सा भी ग्रह अपने से एक घर आगे जाता है तो सीधे सीधे उसको सेव आउट या उसको प्रोटेक्ट सपोर्ट करता है। दूसरी बड़ी बात, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक घर आगे जो गया है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो 72 डिग्री से बाहर है, इसलिए वैसे भी पॉजिटिव है। शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ, ठीक। 72 डिग्री से आगे होने के कारण चंद्रमा के पास बल भी है और शुभता भी है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा जो है वो लगन से एक घर आगे बैठा, साथ ही साथ लगन से एक घर पीछे बुध बैठा हुआ है। लगन के आगे भी शुभ ग्रह है और लगन से पीछे भी शुभ ग्रह है। एक प्रकार से ये अधियोग का निर्माण करते हैं। लगन के अंदर दोनों के दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह मौजूद हैं, जो कि और भी ज्यादा एडवांटेज प्रदान करते हैं। यदि लगन के आसपास शुभ ग्रह हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन के अंदर काफी समृद्धि आती है। तो पहला नियम जो अधियोग हम पढ़ते हैं, लगन अधियोग, उससे देखेंगे तो ये फॉर्मेशन जो 4 ग्रह हैं अच्छे से बना रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि जीवन में हर प्रकार के सुख संसाधन ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेंगे। अब आ जाइए कि स्पेसिफिकली बात करें 11th हाउस को लेकर। तो जब हम 11th हाउस को उनका लगन बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी कि 2 नंबर की राशि के स्वामी शुक्र, उनका संबंध गुरु के साथ है। वेल्थ के कारक के रूप में दोनों चीजों को देखा जाता है। एक शुक्र जो कि वैभव है, जो कि लक्ष्मी है, लेकिन साथ साथ गुरु जो कि ज्ञान है। जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अपने वेल्थ से वेल्थ बना नहीं सकता। इस चीज को समझिएगा। शुक्र वैभव का कारक तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है और वो उसको सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन बिरला जी ने उसको प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया और फिर अपनी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुक्र है उसका संबंध उच्च राशिस्थ गुरु के साथ होता नजर आता है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जब हम शुक्र और गुरु की युति कह रहे हैं तो एक अष्टमेश की युति हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर चार्ट में गुरु अष्टमेश जरूर है लेकिन वो लाभेश भी है। ऐसी स्थिति में शुक्र का संबंध गुरु से ये दो चीजों को पहले कनेक्ट करेगा। 6th हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड दोनों के स्वामी एक साथ आएंगे, अगेन कॉल्ड विपरीत राजयोग, ठीक है। इसमें 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो बलवान हो रहा है, उच्च राशिस्थ हो रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो हावी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेशन क्या है इसकी वजह से, शुक्र जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब दो ग्रह आपस में जुड़ते हैं तो जो ज्यादा शुभ होता है उसकी शुभता पहले की तरफ आ जाती है। तो शुक्र को गुरु का आशीर्वाद भी है, 6ठे भाव के स्वामी को उसने थोड़ा सा दबाया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की सपोर्ट है दी, पहली कंडीशन। दूसरी चीज देखिए, जब ये फर्स्ट हाउस को हमने देखा, उसके स्वामी की स्थिति को देखा तो हमने उसको शुभ माना, क्योंकि वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ कनेक्टेड है। दूसरी कंडीशन, गुरु की राशि में शनिदेव जाके बैठे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए योग कारक स्थिति बनाते हैं, क्योंकि नवम और दसम के स्वामी होने के कारण वो बहुत ज्यादा शुभत्व हासिल रखते हैं और ये शुभता लेकर वो बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। और गुरु कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर शनि के प्रभाव से भी शुभता हासिल करेगा। तो ये दूसरा फंडा यूज काम कर सकते हैं आप, कि जब कभी भी कोई भी प्लैनेट अगर वो योग कारक स्थिति में आता है और वो जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ऐड कर देगा। तीसरी चीज देखिए, केंद्रों को लेकर एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं।
जब हम केंद्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो पहले भाव का स्वामी संघर्ष में जरूर गया है, लेकिन एक शुभ ग्रह के साथ होने से पॉजिटिव है, और क्योंकि वो 6th हाउस का भी लॉर्ड था इसलिए अगर वो तीसरे में बैठा है तो उपचय भाव है। जैसे जैसे आगे इंसान बढ़ेगा उम्र में वैसे वैसे उसकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी, पहला नियम। दूसरा, सुख स्थान का स्वामी बने के सूर्य आगे जाके बैठ गए लगन के अंदर, यानी कि पूरी तरीके से उन्हें जो अर्निंग्स होती है, नेटवर्किंग होती है, उसका सुख प्राप्त होगा। ठीक है, ये कंडीशन बनी क्योंकि 4th लॉर्ड केंद्र में ही आया होगा। इसके बाद देखिए भोग की अगर हम बात करें 7th, तो भोग का स्वामी बनकर मंगल जो है वो अपने से लाभ स्थान में गया है यानी कि कहीं ना कहीं जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप ये समझ लीजिए जो वो अर्निंग्स कर रहे हैं उसको भोग पा रहे हैं। अब एक बिजनेस के लिए भोग क्या है, आप अपनी अर्निंग्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो पा रही है, क्योंकि मंगल ने ही 7th हाउस और 12th हाउस खर्चों के घर को भी संभाला हुआ है, और वो बहुत ही लॉजिकल प्लैनेट्स माना जाता है, जो कि बुध की राशि जो कि और भी ज़्यादा प्रदान करता है एनालिटिकल एबिलिटीज़ उसके अंदर जाके बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बिजनेस में बारीकियां होती है, कब करना है, टाइमिंग क्या होगा, कितना करना है, वो सब कुछ मंगल के लॉजिकल कैपेसिटीज के साथ साथ बुध की राशि के साथ उसका कनेक्शन दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो देखेंगे तो अपने से लाभ में गया है, यानी व्यक्ति भोग का लाभ कर सकता है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। अगर हम बात करें 10th की, तो जो भी वो यहाँ पे कर्म कर रहे हैं उस कर्म का स्वामी आगे जाके लाभ भाव में बैठा हुआ है, अगेन पॉजिटिव कंडीशन है। दूसरा देखिए लाभ भाव में भाग्य भाव का स्वामी जाके बैठा हुआ है, यह भी पॉजिटिव कंडीशन है। कहीं से कहीं तक की भी चैलेंजेस आए, व्यक्ति उठ खड़ा होगा और फिर अपने गेंस को बनाने की कैपेसिटी दिखा देगा। रीजन क्या है कि शनि भाग्येश बन रहे हैं और लाभ को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लाभेश खुद उच्च भी है और उच्च के साथ साथ वो कहीं ना कहीं दृष्टि भी शनि के ऊपर दे रहे हैं। तो जो हमारा केंद्र है वो सारे के सारे केंद्र पॉजिटिवली डिस्प्लेस्ड है। यहाँ पे सिर्फ मंगल को हम ऐसा मान सकते हैं कि वो शत्रु राशि से हो गया है, बस इतना सा एक प्रभाव रहेगा, बाकी 99% चीजें पॉजिटिव साइड जाएंगी। अब दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं। केतु की प्लेसमेंट को अगर ध्यान से देखें तो वो अर्निंग्स के अंदर, अर्निंग्स की जब हम चार्ट बना रहे हैं तो वहां पे जो उनके शत्रु होंगे उनको कुचलेगा। अर्निंग्स के अंदर जब ये फॉर्मेशन आ रहा है तो इसका अर्थ क्या बनता है दोस्तों, जब कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव बिड होती है, जब कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव बिड होती है, वहां कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हैंड हासिल हो जाता है कि दूसरे से ज़्यादा या कोई भी टेंडर जो है वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो ये फॉर्मेशन में ये ग्रह हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे इसका संबंध केतु का कहीं ना कहीं शुक्र यानी लग्नेश के साथ ही बना हुआ है। व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करके ही उससे लाभ उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ उनको मिल गई है बिल्कुल और वो उसको भोगे जा रहे हैं। अपने ही जीवन के अंदर व्यक्ति एक संघर्ष भी कर रहा है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए इन्वेस्ट भी कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ें हासिल हो रही हैं। यहाँ पे भी ध्यान से समझ सकते हैं हम कि 12th हाउस का लॉर्ड जो बेसिकली हमारे खर्चे दर्शाता है, हमारे नुकसानों को भी दर्शा सकता है, हमारे किसी भी तरीके के भोग को दर्शाता है, उसका स्वामी होकर बुध खुद वहीं पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक कंट्रोल प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मंगल इस लगन कुंडली के लिए, 4 नंबर की लगन कुंडली के लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, और फिर ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी लगन कुंडली से केंद्र त्रिकोण का स्वामी क्या फॉर्म कर लेता है, योग कारक स्थिति बनाता है। और यहाँ पे ये योग कारक स्थिति का जो मंगल है ये बुध के साथ कनेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से बुध को भी उसने शुभ किया। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसको पॉजिटिवली मोटिवेट किया और वो भी साहस के साथ किया, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ बना पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ वाले चार्ट को देखेंगे और सपने देखने लगेंगे। उन चीज़ों को हासिल करने के लिए लगन कुंडली में कहीं ना कहीं साहस, पराक्रम भी होना आवश्यक है, वरना तो ऐसा चार्ट जिसमें कि ये फॉर्मेशन दिख रहा है 11th हाउस को लेकर, ये बहुत सारे लोगों के पास आया हुआ, लेकिन जब तक एक प्रॉपर करेज उस चीज़ को पैदा करके नहीं देगी लगन कुंडली, तब तक आपके बाकी सारे चार्ट्स जो है वो ड्रीम बेस बन जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे कुंडलियों को देखेंगे, वहाँ पे ये सारे फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स के चार्ट के अंदर आप देखते हो और वो सिर्फ गृहिणी बन के रह जाती हैं, हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं। इसलिए कुंडली में सिर्फ ग्रह है ये वाली स्थिति से काम नहीं चलेगा।
कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा है तो हमें उसकी ऊर्जा को यूटिलाइज करना पड़ता है। इसीलिए जब तक कहीं ना कहीं पराक्रम या फिर अपने खुद के पोटेंशियल पे व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए नहीं निकलेगा, तब तक ये सारी स्थितियां भी उसे कोई ऐसा फायदा नहीं दे देंगी। इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे उठाया हमने और सिर्फ इसको लगाया और ये सोचा कि वो चीज़ आ जाएगी। कुछ चीज़ें ठीक है, अगर गुरु की देव कृपा है तो नेचुरली आ सकती है। आप नहीं काम कर रहे लेकिन आपके पास दूसरे तरीके से अर्निंग्स आ सकती हैं। मगर जब कभी भी कोई बहुत सक्सेसफुल चार्ट्स आएंगे, यानी कि व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना नाम बनाया है, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लगन कुंडली के अंदर 10th हाउस, 3rd हाउस, 11th हाउस, इनके बीच में किसी न किसी तरीके के फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी हम देखें तो गुरु भाग्येश थे, छठे घर के स्वामी भी थे, उच्च राशि स्थिति में आए। मैंने हमेशा कहा जब गुरु उच्च राशि होगा तो 9 नंबर की राशि जहाँ भी है उसको पीछे करने की कोशिश करेगा। तो सर्विस को पीछे किया है, बिजनेस को आगे किया। लाभ भाव के स्वामी का संबंध भाग्य भाव के स्वामी के साथ भी बन रहा था, पॉजिटिव था। गुरु लगन के अंदर वैसे भी दिशा बदले देते। दूसरी चीज, चंद्रमा जब भी 2nd हाउस की तरफ आता है तो मन जो है वो वेल्थ की तरफ आने की कोशिश करता है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो केतु के नक्षत्र में है और केतु फिर 4th हाउस में है। तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वेल्थ को क्रिएट तो करेगा, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने की स्थिति भले नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट है चंद्रमा का केतु के नक्षत्र से जुड़ना और केतु का 4th हाउस से जुड़ना, वो जीवन के अंदर एक उन्नति देने की कोशिश करेगा। क्योंकि नक्षत्र जो है दोस्तों वो मघा है और ऐसा कहा जाता है कि मघा नक्षत्र में यदि चंद्रमा आया हो तो फिर जीवन के अंदर किसी न किसी बुलंदी को व्यक्ति हासिल आवश्यक रूप से कर लेता है। तो लगन कुंडली के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आपको लाभ स्थान को रीड करना है। अन्यथा बहुत सारे कुंडलियां ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि लाभ स्थान को रीड करते हुए तो हमें फायदा दिखाई देगा, लेकिन जब तक हम अपने कर्म को ही नहीं कर रहे तब तक कोई लाभ नहीं है। मटीरियलिस्टिक गेन्स अगर हम समझते हैं तो मटीरियलिस्टिक गेन्स उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा हासिल किए हैं जिन लोगों ने नेटवर्किंग के अंदर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की। जिसकी नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त हो सकता है और उतना ही ज़्यादा उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आय के साधन संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जब कभी भी 11th हाउस को समझें तो वहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान रखें कि नेचर बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से मिलनसार होगा, नेटवर्किंग क्रिएट करने वाला आवश्यक रूप से होगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो चार्ट्स में कॉम्बिनेशन कितने भी अच्छे हों, आप उतना अच्छा लाभ नहीं निकाल पाते। धन्यवाद।